भारतीय महाकाव्य परंपरा में रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये उस समय की सभ्यता, राजनीति और सामाजिक संरचना की भी गहरी झलक प्रस्तुत करता है। इस महाकाव्य में वर्णित लंका केवल एक द्वीप नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत विकसित और शक्तिशाली सभ्यता का केंद्र मानी जाती थी। उस समय लंका का शासन एक अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली शासक के हाथों में था, रावण। लंका का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में एक समृद्ध और सुव्यवस्थित राज्य के रूप में किया गया है। ये द्वीप समुद्र के बीच स्थित था और इसकी राजधानी सोने से बनी भव्य इमारतों और महलों के कारण प्रसिद्ध थी। इसीलिए इसे कई बार स्वर्ण लंका कहा जाता है। ये केवल एक प्रतीकात्मक वर्णन नहीं था, बल्कि उस समय की आर्थिक समृद्धि और वास्तुकला की उन्नति का भी संकेत देता है। रावण को प्रायः केवल एक प्रतिद्वंद्वी पात्र के रूप में देखा जाता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में उसका व्यक्तित्व कहीं अधिक जटिल और शक्तिशाली बताया गया है। वो केवल एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक महान विद्वान और तपस्वी भी था। कहा जाता है कि उसने कठोर तपस्या के माध्यम से अत्यंत शक्तिशाली वरदान प्राप्त किए थे, जिनके कारण उसकी शक्ति और प्रभाव बहुत बढ़ गया था। लंका की शक्ति केवल उसके शासक के कारण नहीं थी, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था भी अत्यंत संगठित बताई जाती है। रावण के शासन में लंका के कई मंत्री और सेनापति थे, जो राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करते थे। इन प्रमुख योद्धाओं में इंद्रजित और कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली पात्र शामिल थे। लंका की सेना भी अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती थी। इसमें अनेक प्रकार के योद्धा और असाधारण शक्तियों वाले योद्धा शामिल थे। समुद्र से घिरे इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति भी इसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी। बाहरी शक्तियों के लिए इस राज्य तक पहुंचना आसान नहीं था। आर्थिक दृष्टि से भी लंका अत्यंत समृद्ध बताई जाती है। समुद्री व्यापार के कारण वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। समुद्र के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के साथ संपर्क होने के कारण लंका व्यापार और संसाधनों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी थी। वास्तुकला के क्षेत्र में भी लंका का वर्णन अत्यंत अद्भुत रूप में किया गया है। विशाल महल, सुव्यवस्थित सड़कें और सुंदर उद्यान इस राज्य की समृद्धि को दर्शाते हैं। ये संकेत देता है कि उस समय वहां शहरी जीवन काफी विकसित था। लेकिन किसी भी शक्तिशाली सभ्यता की तरह लंका की शक्ति भी केवल बाहरी समृद्धि तक सीमित नहीं थी। उसके पीछे एक मजबूत सैन्य शक्ति, संगठित प्रशासन और प्रभावशाली नेतृत्व था। फिर भी इतिहास और महाकाव्यों में अक्सर देखा जाता है कि अत्यधिक शक्ति के साथ अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है। यही स्थिति आगे चलकर लंका की राजनीति में भी दिखाई देती है। रावण की शक्ति और महत्वाकांक्षा धीरे धीरे ऐसे निर्णयों की ओर बढ़ने लगी जो आगे चलकर उसके राज्य के लिए गंभीर परिणाम लेकर आए। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित लंका केवल एक समृद्ध नगर नहीं था, बल्कि वो एक संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र माना जाता था। जब रावण अपने शासन के चरम पर था, तब लंका की शक्ति केवल उस द्वीप तक सीमित नहीं थी। उसका प्रभाव समुद्र पार के कई क्षेत्रों तक फैला हुआ बताया जाता है। ये उस समय की राजनीतिक शक्ति, सैन्य क्षमता और रणनीतिक नेतृत्व का संकेत देता है। रावण को केवल एक योद्धा के रूप में समझना पर्याप्त नहीं है। कई प्राचीन परंपराओं में उसे अत्यंत विद्वान और महान शास्त्रज्ञ माना गया है। वो वेदों और अनेक विद्याशास्त्रों का ज्ञाता बताया गया है। इसी कारण उसका व्यक्तित्व अत्यंत जटिल और बहुआयामी माना जाता है। शक्ति, ज्ञान और महत्वाकांक्षा, इन तीनों का संगम उसके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। लंका की शक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार उसकी सैन्य व्यवस्था थी। राज्य के पास अत्यंत संगठित सेना थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के योद्धा शामिल थे। इन योद्धाओं में रावण के पुत्र इंद्रजित को विशेष रूप से अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था। कहा जाता है कि वो युद्ध कौशल और दिव्य अस्त्रों के प्रयोग में अत्यंत निपुण था। इसी प्रकार रावण का भाई कुंभकर्ण भी लंका की सैन्य शक्ति का एक प्रमुख स्तंभ था। उसकी असाधारण शक्ति और युद्ध कौशल के कारण वो लंका की रक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इन दोनों योद्धाओं की उपस्थिति ने लंका की सैन्य शक्ति को और अधिक मजबूत बना दिया था। लंका की राजनीतिक संरचना भी अत्यंत संगठित बताई जाती है। रावण के दरबार में कई मंत्री और सलाहकार मौजूद थे, जो राज्य की नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस प्रकार शासन केवल एक व्यक्ति की शक्ति पर आधारित नहीं था, बल्कि एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से संचालित होता था। आर्थिक दृष्टि से भी लंका अत्यंत समृद्ध थी। समुद्र के मध्य स्थित होने के कारण ये व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी थी। समुद्री मार्गों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के साथ संपर्क स्थापित होने के कारण वहां संसाधनों और धन की प्रचुरता थी। यही कारण था कि प्राचीन वर्णनों में लंका को अत्यंत समृद्ध और भव्य नगर के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वास्तुकला और शहरी व्यवस्था भी लंका की शक्ति का एक महत्वपूर्ण संकेत थी। विशाल महल, ऊंची प्राचीरें, सुव्यवस्थित मार्ग और सुंदर उद्यान इस बात को दर्शाते हैं कि वहां की सभ्यता काफी विकसित थी। ये केवल एक सैन्य राज्य नहीं था, बल्कि एक उन्नत शहरी संस्कृति का भी केंद्र था। लेकिन किसी भी महान साम्राज्य की तरह लंका की शक्ति के साथ एक महत्वपूर्ण चुनौती भी जुड़ी हुई थी, शक्ति का संतुलन। जब किसी राज्य की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है, तो उसके शासक के निर्णयों का प्रभाव भी बहुत व्यापक हो जाता है। यदि वो निर्णय संतुलित और न्यायपूर्ण हो तो राज्य समृद्ध होता है, लेकिन यदि उनमें अहंकार और महत्वाकांक्षा का प्रभाव बढ़ जाए तो वही शक्ति संकट का कारण बन सकती है।
रावण के शासन में भी यही स्थिति धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी। उसकी शक्ति और आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि कई बार उसके निर्णयों में संतुलन की कमी दिखाई देने लगी। यही वो समय था जब उसके जीवन का एक ऐसा निर्णय सामने आया जिसने आगे चलकर पूरे लंका साम्राज्य के भविष्य को बदल दिया। ये घटना थी सीता के हरण की घटना, जिसने न केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष को जन्म दिया बल्कि दो शक्तिशाली पक्षों के बीच एक विशाल युद्ध की भूमिका भी तैयार कर दी। जब रावण ने सीता का हरण किया तब ये केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी। इस निर्णय ने दो महान शक्तियों के बीच एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत कर दी जिसने अंततः लंका की शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा ले ली। ये घटना भारतीय महाकाव्य रामायण की केंद्रीय घटनाओं में से एक मानी जाती है। सीता के हरण के बाद रामा और उनके भाई लक्ष्मण ने उन्हें खोजने का संकल्प लिया। ये खोज केवल एक पारिवारिक प्रयास नहीं रही बल्कि धीरे धीरे एक विशाल अभियान में बदल गई। इस यात्रा के दौरान राम की भेंट वानर समुदाय के शक्तिशाली नेता सुग्रीव से हुई। सुग्रीव और उनके सहयोगियों ने राम की सहायता करने का निर्णय लिया। इसी सहयोग के माध्यम से एक विशाल सेना का गठन हुआ जिसमें अनेक शक्तिशाली योद्धा शामिल थे। इन योद्धाओं में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली थे हनुमान। हनुमान ने इस अभियान में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे समुद्र पार करके लंका पहुंचे और वहां सीता का पता लगाया। उन्होंने लंका की संरचना, उसकी रक्षा व्यवस्था और वहां की शक्ति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। इस घटना ने राम की सेना को ये समझने में मदद की कि लंका की शक्ति कितनी बड़ी है और उसे पराजित करना कितना कठिन होगा। जब राम की सेना समुद्र के तट तक पहुंची तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र को पार करना। अंततः एक विशाल सेतु का निर्माण किया गया जिसे परंपराओं में राम सेतु कहा जाता है। इस सेतु के माध्यम से राम की सेना लंका की ओर बढ़ी। अब युद्ध अपरिहार्य हो चुका था। लंका की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी और उसके पास अनुभवी योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। रावण का पुत्र इंद्रजीत युद्ध में अपनी अद्भुत शक्ति और रणनीति के कारण अत्यंत भयावह प्रतिद्वंदी साबित हुआ। इसी प्रकार रावण का भाई कुंभकर्ण भी युद्ध में उतरा। उसकी विशाल शक्ति और युद्ध कौशल ने राम की सेना के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न कर दी। यह युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच संघर्ष नहीं था बल्कि ये दो अलग अलग शक्तियों और विचारधाराओं के बीच टकराव का प्रतीक भी बन गया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और दोनों पक्षों ने अत्यंत साहस और रणनीति का प्रदर्शन किया। धीरे धीरे युद्ध का संतुलन बदलने लगा। लंका की शक्तिशाली सेना और उसके महान योद्धा एक एक करके पराजित होने लगे। अब संघर्ष अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। अंततः वो क्षण भी आया जब स्वयं रावण युद्ध भूमि में उतरा। ये केवल दो योद्धाओं के बीच का युद्ध नहीं था बल्कि दो महान शक्तियों के बीच अंतिम निर्णायक संघर्ष था। जब लंका का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचा तब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह संघर्ष केवल दो राजाओं के बीच का युद्ध नहीं है। ये एक ऐसी निर्णायक लड़ाई बन चुकी थी जो शक्ति, नैतिकता और नेतृत्व की परीक्षा ले रही थी। लंका की विशाल सेना, उसकी भव्य राजधानी और उसका शक्तिशाली शासन अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसका भविष्य युद्ध के परिणाम पर निर्भर करने लगा था। रावण के कई महान योद्धा युद्ध में पहले ही गिर चुके थे। उसका पुत्र इंद्रजीत, जो लंका की सेना का सबसे शक्तिशाली सेनापति माना जाता था, युद्ध में पराजित हो चुका था। इसी प्रकार उसका भाई कुंभकर्ण भी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया था। इन घटनाओं ने लंका की सैन्य शक्ति को गहराई से कमजोर कर दिया। अब अंतिम संघर्ष का समय आ चुका था। स्वयं रावण युद्ध भूमि में उतरा। वो केवल एक राजा नहीं था बल्कि लंका की पूरी शक्ति और गौरव का प्रतीक था। उसके पास असाधारण युद्ध कौशल और अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। इसलिए ये युद्ध अत्यंत कठिन और निर्णायक होने वाला था। दूसरी ओर रामा भी इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण और उनके सहयोगी योद्धा मौजूद थे। ये केवल एक युद्ध नहीं था बल्कि न्याय और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष के रूप में देखा जाने लगा। दोनों महान योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई चरणों में चला और दोनों पक्षों ने असाधारण शक्ति और रणनीति का प्रदर्शन किया। अंततः वो क्षण आया जब राम ने अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया और रावण को पराजित कर दिया। रावण की पराजय के साथ ही लंका के युद्ध का अंत हो गया। ये घटना केवल एक राजा की हार नहीं थी बल्कि एक ऐसे साम्राज्य के अंत का प्रतीक भी थी जिसने कभी अत्यधिक शक्ति और समृद्धि प्राप्त की थी। लेकिन इस कथा का अर्थ केवल युद्ध और पराजय तक सीमित नहीं है। ये कहानी ये भी दर्शाती है कि किसी भी सभ्यता की वास्तविक शक्ति केवल उसके धन, सेना या भव्यता में नहीं होती। यदि शक्ति के साथ संतुलन, न्याय और नैतिकता का पालन न किया जाए तो सबसे महान साम्राज्य भी संकट में पड़ सकते हैं। लंका की सभ्यता अपने समय में अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली थी। उसकी वास्तुकला, उसकी सेना और उसका प्रशासन अत्यंत विकसित था। लेकिन एक गलत निर्णय ने उस शक्ति को चुनौती के सामने ला खड़ा कर दिया। अंततः युद्ध समाप्त हुआ और सीता को मुक्त कराया गया। इसके साथ ही इस संघर्ष का अंत हुआ और ये कथा भारतीय सभ्यता में एक गहरी नैतिक शिक्षा के रूप में स्थापित हो गई। इस प्रकार लंका की सभ्यता और शक्ति की कहानी केवल एक प्राचीन युद्ध की कथा नहीं है। ये उस सिद्धांत को भी दर्शाती है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी और नैतिकता का संतुलन आवश्यक होता है। यदि ये संतुलन टूट जाए तो सबसे शक्तिशाली सभ्यता भी इतिहास में केवल एक कथा बनकर रह जाती है।